नैन्सी के यहाँ सॉन्ग बज रहे हैं। जाती अरे हाँ, तू आज जल्दी आ गई। ईयरफोन तो काला ही था उसको कौन न उठा लाई। चलो एक दो लोग और बचे हैं, बस ये ऐड हो जाए फिर चालू करते हैं ना। सारे लोग म्यूट रखेंगे माइक को, है ना। ये टीकॉन कॉमन कौन है? ये इसका माइक बार बार हट जाता है यार बेटा, ऑफ ऑफ रखो उसको। ये टीकॉन कॉमन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ बेटा, है ना, नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा। म्यूट करके रखो। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग नया चैप्टर देखने वाले थे, है ना, पारिस्थितिक तंत्र, है ना, इकोसिस्टम। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इसमें डाले हैं, ये नोट भी करना है, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम, जैसे पहले बताया था कि समष्टि हो रही थी, जनसंख्या रह रही थी, जीवधारी है पृथ्वी पर, है ना, वो सब मिलके क्या बना रहे थे? एक पारिस्थितिक तंत्र बना रहे थे। तो एक विशिष्ट स्थान जहाँ पर कोई भी जीवधारी अपने पर्यावरण के साथ में संबंधित रहता है और वहां पर अपनी पारिस्थितिक क्रियाएं करता है और वो क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है, तो वो पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है वो क्या कहला रहा है? यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र कहला रहा है ना। फिर यहाँ पे इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था और ओडम के अनुसार इकोसिस्टम
इकोसिस्टम जो सारा पारिस्थितिक तंत्र है उसकी एक, या जो जैव मंडल है उसकी एक मूल इकाई हो रही है, जिसके आधार पे ही सारे जीव कार्य करते हैं, या जो जीव कार्य करते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। अलग से सिंगल से कोई भी जीव नहीं रह सकता, ना ही वो कहीं पर किसी दूसरे के बिना रह सकता है ना। फिर यहाँ पे इकोसिस्टम में ये चीज आती है कि और भी यहाँ पे कारक रहते हैं, जैसे जैविक कारक हो गए, अजैविक कारक हो गए, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती इकोसिस्टम। उसके बाद में ओडम को याद रखना है। ओडम ने क्या किया था, जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से समझाया था, सारी चीजें कैसी हो रही है और कैसे नहीं हो रही है ना। फिर ये स्ट्रक्चर में कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, या एक इकोसिस्टम में कैसे वो होता है। तो जैसे यहाँ पर ये एनर्जी हम फ्लो दिखा रहा है, तो एनर्जी फ्लो जो हो रही है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, सन से हो रही है ना। सन से कहाँ पर जा रही है, लाइट के द्वारा वो बायोटिक कम्युनिटी में जा रही है। बायोटिक कम्युनिटी मतलब क्या चीज हो रही कि जहाँ पर पौधे वगैरह है, जीवधारी है, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं इधर फिजिकल एनर्जी में। फिर वही क्योंकि उसमें फैक्टर्स होते हैं अजैविक कारक, जैसे उसमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो दूसरे फैक्टर्स भी जो होते हैं वो भी ऐड रहते हैं। तो यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो दोनों में क्या होती है, एनर्जी फ्लो होते रहती है, जैविक कारकों में भी और अजैविक कारकों में भी। फिर ये यहाँ पर अब ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये चीज याद रखना है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो उत्पादक क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रिएंट पूल बना रहे हैं, खाद्य पोषण का एक क्या बोलना चाहिए, एक कड़ी बना रहे हैं कि किसके बीच में, जो भी उत्पादक हो गए उसके बीच, नहीं उपभोक्ता हो गए उसके बीच में, और जो डिकम्पोजर हो गए उसके बीच में, है ना। तो उत्पादक हो गए तो उत्पादक से जो सारी एनर्जी आ रही है वो कहाँ पर जा रही है, कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास जा रही है। और उपभोक्ता में क्या जा रहे हैं, जीव जंतु सभी आ जा रहे हैं। तो उनके बॉडी के पार्ट हो गए, मरे हुए जीव हो गए, वो सब क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। और उसमें जो सूक्ष्म जीव ये डिकम्पोजर रहते हैं, इसमें बैक्टीरिया हो गई, फंगाई हो गई, कवक हो गए, ये सब आते हैं। और वो उसको यहाँ से जो प्रोड्यूसर ने जो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों में एनर्जी को चेंज किया था, उसको वापस से सरल में विघटित कर देते हैं ना। ये अभी हम आगे और थोड़ा सा देखेंगे ना। ठीक है। फिर टाइप ऑफ इकोसिस्टम है ना। अब यहाँ पे इकोसिस्टम क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पर क्या है, उसको दो भागों में बांटा गया था कि अच्छा सबसे पहले तो देखो सूर्य है, सूर्य से क्या चीज हो रही है, एनर्जी लाइट के रूप में आ रही, प्रोड्यूसर है यहाँ पर उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं और उसको ग्लूकोज में बदल दे रहे हैं और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकाल दे रहे हैं ना। फिर अब यहाँ पे दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र बन जा रहे हैं ना, दो तरह के। तो एक पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है जलीय बन रहा है, दूसरा बन रहा है स्थलीय। अब जलीय में भी कैसे हो रहा है, दो तरह का है, एक लवणीय जल वाला हो रहा है और दूसरा हो रहा है स्वच्छ जलीय। तो लवणीय जल में जैसे समुद्र हो गया, जो छोटे या गहरी या जो बड़ी झीलें वगैरह हो गई वो हो गई। और फ्रेश वाटर वाले में, स्वच्छ जलीय पारितंत्र में तालाब हो गया, छोटी झीलें हो गई, नदी हो गई, ये स्वच्छ जलीय पारितंत्र आ जाते हैं ना। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो में क्यों बांटा गया, क्योंकि जो समुद्र है उसमें ज्यादा लवण वगैरह की मात्रा है, उसमें ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो जलीय जीव है वो ज्यादा मात्रा में रहते हैं, जो तालाब हो गया, रिवर होगी, उसमें कम रहते हैं। तो वो अलग अलग लेवल के आधार पर उनको अलग अलग चीजों में बांट दे रहे हैं ना। फिर स्थलीय में क्या हो रहा है, दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो नेचुरल हो रहा है, दूसरा मैन मेड हो रहा है ना, कृत्रिम हो रहा है। तो पहले क्या आ रहा है, जैसे टुंड्रा फॉरेस्ट आ रहा है। टुंड्रा फॉरेस्ट मतलब क्या, टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा फॉरेस्ट मतलब क्या चीज हो रही कि जो कहीं कहीं पे देखा है हमने, बहुत ज्यादा ठंडी इन्वायरमेंट है, वहां पर जो पौधे वगैरह है वो। उसके बाद फॉरेस्ट हो गया जहाँ पे सामान्य जलवायु वगैरह, डेजर्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा है, मरुस्थलीय जलवायु हो गई, है ना क्या। फिर ग्रॉसलैंड, मैदान वगैरह पे उगने वाला या मैदान में बनने वाला पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद आता है कृत्रिम, मानव निर्मित। तो उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे खेती हो गई, गार्डन हो गया, बगीचा, ये हो जाते हैं ना। यहाँ पे जलीय पारितंत्र में भी एक कृत्रिम रहेगा, जैसे हम एक्वेरियम बनाते हैं, है ना। तो एक्वेरियम काय में आ जाता है, कृत्रिम जलीय पारितंत्र में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
जी सर। ठीक सर है, इकोसिस्टम के प्रकार दोबारा समझा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। इकोसिस्टम में देखो, इकोसिस्टम दो प्रकार के हो रहे हैं। एक सेकंड में कोई ये हटा दूं। ठीक है, दो प्रकार के हो रहा है, एक तो जलीय पारितंत्र हो रहा है और एक स्थलीय हो रहा है। जलीय में फिर से द्वारा है, एक समुद्री पारितंत्र आ जा रहा है, या लवणीय जल वाला पारितंत्र है ना। एक क्या है, फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय पारितंत्र। फिर यहाँ पे समुद्र आ जाते हैं, गहरी झील, बड़ी वाली झीलें वगैरह आ जाती है। जो स्वच्छ जलीय उसमें तालाब आ जाता है और नदी आ जाती है, ठीक है। और एक रहता है यहाँ पे और एक कृत्रिम भी। तो कृत्रिम में क्या, इक्वेरियम, जैसे हम घर पे छोटा सा वो फिश पॉट वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक कृत्रिम पारितंत्र हो गया, है ना। उसके बाद में स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? ये UV4711 अब आ रही है बेटा? मेरे यहाँ पे नेटवर्क है, तुम लोग थोड़ा सा जिसको ना आवाज में दिक्कत आ रही है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो एक बार, तो आने लगेंगी। ठीक है, स्थलीय में भी दो प्रकार के हो रहे हैं, एक प्राकृतिक हो रहे हैं और एक कृत्रिम हो रहे हैं। तो प्राकृतिक में टुंड्रा वनस्पति, जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है वहां की वनस्पति। फॉरेस्ट, जहाँ पे सामान्य जलवायु है, जहाँ पे सामान्य जंगल है, वो वाला पारितंत्र। उसके बाद डेजर्ट मरुस्थलीय पारितंत्र। उसके बाद ग्रॉसलैंड मैदान वाला पारितंत्र। और फिर कृत्रिम में आ जाता है, जैसे हम खेती लगा रहे हैं, खेत कर रहे हैं, तो वो भी कृत्रिम में। उसके बाद लास्ट में गार्डन बगीचे, ये भी क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है, ये अलग अलग देखो, यहाँ पे पारितंत्र की कुछ डायग्राम्स डाले हुए हैं ना। जैसे जहाँ पर बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट है, टॉपिकल, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, जैसे अपना नॉर्थ इंडिया पकड़ लो, है ना, तो वहाँ की वनस्पति बहुत ज्यादा हरी रहना, विकसित रहना। फिर टेम्परेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश भी हो रही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो रहा है ना। यहाँ पर मान लो इस फर्स्ट वाले टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, यहाँ पे 25 से 30 या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर जैसे जहाँ पर बहुत ज्यादा अब ऊंचाई हो जा रही है, साथ में वहां पे टेम्परेचर भी कम है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, तो वो वाला। फिर टॉपिकल ग्रासलैंड, अब बताया घास वगैरह। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पे घास वगैरह मतलब टेम्परेचर भी है लेकिन मैदान वगैरह, लेकिन वहां वनस्पति बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो रहा है ना। उसके बाद ये डेजर्ट, तो डेजर्ट के लिए बताया था दो तरह के रहते हैं। एक तो ये हो गया कि एकदम मरुस्थल है ना, वहां पर जो उग रहे वो। और एक जैसे हमने आर्कटिक के लिए बताया था, अंटार्कटिका के लिए, कि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, तो वहां पे कुछ ही पौधे या कुछ ही जीव रह पाते हैं जो थर्मो रेगुलेटर होते हैं या जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, सिर्फ वो। टुंड्रा वनस्पति, जो क्षेत्र जहाँ पर अधिकतर क्या हो रहा है, बर्फ से ढकी हुई भूमि रह रही है, वहां पर जो वनस्पतियां उग रही है वो वाली है ना। फिर माउंटेन में जहाँ पे पर्वत वगैरह है, वहां पर जो वनस्पतियां उग रही है वो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हो सकता है हाई भी हो और लो भी हो सकता है। फिर ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम अभी बता दिए ये, है ना। फिर ये फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स की इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो दो तरह के कारक होते हैं, जैविक कारक होते हैं और अजैविक कारक होते हैं, है ना। तो ये कौन आया? ठीक है, फिजिकल कारक पहले, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल हो गया वो, ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल हो गया वो, सॉइल हो गई, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, ये सारी चीजें आ रही। फिर केमिकल में एयर, क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से रहते हैं, तो हवा हो गई, पानी हो गया, तापमान हो गया, गैसेस हो गई, और वहां पे जो भी मटेरियल दूसरे अदर उपस्थित है वो वाले हो जा रहे हैं, है ना। फिर लास्ट वाला यहाँ से
टोपोग्राफिक मतलब वहां की जलवायु कैसी है ना, वहां का जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, समतल है या तो माउंटेन वाला है या तो फिर वहां पे गर्त वगैरह या खाई वगैरह बनी हुई है, उस तरह का किस तरह का है, तो ये है ना। फिर बायोटिक में तीन ही आते हैं, है ना, या इस बायोटिक में क्या बोलना चाहिए कि स्वपोषी आ जाते हैं। स्वपोषी में जैसे उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, और इधर में लास्ट क्या आ जाता है इसमें, डिकम्पोजर जो अपघटक हो गए, ये क्या में आ जा रहे हैं यहाँ पे, जैविक कारक में। फिर यहाँ पे जो उपभोक्ता है वो भी क्या हो रहा है, दो प्रकार, देखो जो उत्पादक है वो तो एक ही है कि पौधे ही सिर्फ उत्पादक है। दूसरी चीज जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता क्या हो रहे हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला मैक्रो होते हैं जो दीर्घ उपभोक्ता। तो दीर्घ उपभोक्ता में क्या हो जाती है, तीन कैटेगरी, एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और जब माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में आ जाते हैं सारे के सारे डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगाई और कवक, है ना। तो ये जो है दोनों कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो कंज्यूमर जो है उपभोक्ता, ये है मैक्रो उपभोक्ता मतलब दीर्घ उपभोक्ता, और जो डिकम्पोजर है ये सब आ जाते, ये कहलाते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता, है ना, माइक्रो कंज्यूमर। क्योंकि ये इनकी जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, वो किसी भी चीज का अगर उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में, और इसमें क्या चीज आ जा रहा है, सारे के सारे जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया। ठीक है यहाँ तक। फिर बारी आती है अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स सारे बहुत अच्छे से नोट करना है कि क्या चीज है ना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है ना, उत्पादकता मतलब क्या चीज हो रही है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी को, मतलब लाइटिक एनर्जी को इधर फिजिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी उत्पादकता कहलाती है। और उसको कैसे नापते हैं, ग्राम प्रति ईयर में, है ना, ग्राम प्रति ईयर में, या इसी को नाप सकते हैं किलो कैलोरी मीटर प्रति ईयर में, है ना। और अगर बड़ी यूनिट में करना है तो टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर में, है ना। फिर यहाँ पे ये अलग अलग जगह की प्रोडक्टिविटी दी है कि कहाँ पर कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये नोट करो। इससे एक ऑब्जेक्टिव, लगभग ये जो स्लाइड दिख रही है, इससे एक ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म ही है ना। जो नीट जीएनटी वगैरह वाले हैं उन लोगों के लिए तो कंफर्म है यहाँ से, तो ये नोट करो। ठीक है, तो सबसे पहले कोरल रीफ क्या है, वो वाला एरिया है समुद्र का जहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति या जो क्लोरोफिल वाली जो पादप है वो पाए जाते हैं। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 2500 ग्राम प्रति मीटर प्रति ईयर है ना। फिर जो रेन फॉरेस्ट है वो सिर्फ 2200 ग्राम मीटर प्रति ईयर की प्रोडक्टिविटी कर रहा है। और जो डेजर्ट बायोम है ना, जैसे जो मरुस्थलीय भूमि है, वहां की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 90 ग्राम मीटर प्रति ईयर है ना। ये जो M2 दिख रहा है ये 2 ऊपर में है ना, उसकी पावर में। ठीक है, इतना हुआ। नो सर। हाँ ठीक है, इसको नोट करो। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है, इसलिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। स्पीड में नोट करना है ना सर। जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है Z-2, सर इसको कैसे पढ़ेंगे? ये 2 की, ये G की पावर है, ग्राम प्रति। वो जब हम वो विमीय सूत्र निकालते हैं ना, अगर उसको हम लिख के बताओ तो कैसे, ये G लिखा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पर ये 2 है, ऐसे पावर में। और फिर यहाँ पे ये ईयर लिखा हुआ है, तो इसकी पावर माइनस में 1 है, ऐसा है। और यहाँ ये जो M-2 दिख रहा है ये भी सेम वैसे ही। ये मतलब ये सेट करने में सूत्र वगैरह सेट नहीं होते हैं ना, इसलिए वो ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना, क्योंकि यहाँ से भी एक मतलब इस स्लाइड से कम 2 पकड़ लो,
दो तो रहना है या एक तो कंफर्म ही है ना, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये चीज हो रहा है कि जो पौधे जो डायरेक्ट बना रहे हैं सनलाइट या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो वाला जो मटेरियल बन रहा है या जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बन जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। अब यहाँ पे आता है ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मतलब सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। दूसरी आती है नेट प्रोडक्टिविटी, है ना। तो अब नेट प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये चीज हो रही है कि जो पौधा यहाँ पे, मतलब पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो टोटल एनर्जी बना रहा है ना, या जो टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल बना दे रहा है, वो क्या कहला रहा है, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। दूसरा आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जब पौधा ने वो ऑर्गेनिक मैटर या जो भी उसने भोजन बनाया, जैसे ग्लूकोज वगैरह बनाया, तो वो खुद की जो बायोटिक रिएक्शंस है, मतलब जो श्वसन वगैरह हो गया है ना, या मेटाबॉलिज्म वगैरह हो गया, या जो परिवहन वगैरह हो गया, उसमें जो यूज कर ले रहा है, उसके बाद जो उसके पास में स्टोर बच जाती है, वो क्या कहलाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, नेट शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। अब इसको यहाँ निकालने के लिए सूत्र दिया है, ये सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना है कि कैसे निकाल रहे हैं। तो जो नेट शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, उसको हम उसको निकालने के लिए जो पहले जो पौधे ने बनाई है टोटल एनर्जी जो बनाई है, उसमें से उसकी रेस्पिरेशन रेट को घटा देंगे कि उसने खुद के लिए कितना यूज किया है, फिर जो मटेरियल बच जा रहा है वो क्या रहेंगे, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता रहेंगी। तो उसके लिए ये दो सूत्र यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे है ना, ये हमने यहाँ कोष्टक में लिखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, जीपी पीजी मतलब, है ना, या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जीपीपी, है ना, उसमें से हम रेस्पिरेशन रेट को घटा देंगे, कितना वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर। हाँ क्या बेटा, रेस्पिरेशन का एक यहाँ पे और एक चीज है, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि वो जो गैस एक्सचेंज कर रहा है वो खुद की बॉडी की जो फंक्शनिंग के लिए भी जो एनर्जी यूज कर रहा है, वो टोटल हम यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया। सर इसका माइक खुला क्या सर, हाँ सर किसी का माइक खुला है, ऑफ करवा दीजिए। हाँ एक, अरे यार बेटा, यार ये टीकॉन वाले कौन है यार, इनका माइक हर 1 मिनट में खुल जाता है, इधर से म्यूट करो और खुल जाता है। बेटा ऐसे मैं हटा दूंगा मैं, देखो अभी अभी जस्ट मैंने म्यूट किया और फिर से अनम्यूट कर दिया, देखो फिर से। बेटा लास्ट टाइम यार, तुम अपने माइक का या मोबाइल का थोड़ा सा सुधारो। ठीक है सॉरी बेटा, हटा रहा हूँ मैं, वो कहीं दिक्कत हो। अरे यार बेटा तुम माइक का देखो ना थोड़ा सा, कौन है ये टिकॉन। ठीक है हो गया। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता। तो द्वितीयक उत्पादकता में भी सेम वही चीज है। अब मतलब ये चीज हुई कि प्राइमरी जो उत्पादकता थी वो किसके द्वारा हो रही थी, पौधों के द्वारा हो रही थी, है ना। अब द्वितीयक उत्पादकता मतलब जो उपभोक्ता ने खा लिया या उपभोक्ता वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना था वो पौधे के अंदर में कितना आया। और ग्रॉस मतलब जो जैसे मान लो कोई यहाँ पे कंज्यूमर है, मान लो कोई जानवर है, उसने पौधे को खाया तो उसके अंदर में कितनी एनर्जी आई।
जितनी एनर्जी आई वो क्या कहलाएंगी, उस पौधे को खाने के बाद में वो ग्रॉस मतलब सकल द्वितीयक उत्पादकता कहलाएंगी, है ना। और जो फिर वो अपनी क्रियाओं के बाद में जो उसके शरीर में स्टोर होके बच जा रही है वो क्या कहलाएंगी, उसकी शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता कहलाएंगी, है ना। फिर लास्ट चीज आती है तीसरी प्रकार की प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये चीज हो रहा है कि जो पूरा एक समुदाय है वो कितना उत्पादन कर रहा है, जैसे पादप हो गए वो टोटल कितना उत्पादन कर रहे हैं, जंतु हो गए तो उनके पास कितना स्टोर हो रहा है, वो कितना वहां ऑर्गेनिक मटेरियल अगले लेवल पे पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है यहाँ पे, सामुदायिक उत्पादकता, है ना। और सामुदायिक उत्पादकता में हम पूरे के पूरे पौधों को भी ले सकते हैं, जंतु को भी ले सकते हैं, और जो पृथ्वी है उस पर जो कुल, यहाँ पर ये चीज नोट करना है, जो पृथ्वी है उस पर लगभग 170 बिलियन टन उत्पादकता है प्रति वर्ष। 170 टन, बिलियन टन उत्पादकता है प्रति वर्ष, ठीक है। और जो ओशियंस है, समुद्र की उत्पादकता है 55 बिलियन टन प्रति ईयर। ठीक है। उसके बाद में एक और चीज याद रखना, पृथ्वी पर भी सर, हाँ? पृथ्वी पर भी 170 बिलियन टन प्रति ईयर है। ये टोटल बता रहा है, टोटल, है ना। और इसमें से जो 55 हो जा रही है वो क्या हो रही है, जो समुद्र है उसकी उत्पादकता है ना। और जो ये 170 ये दरअसल पूरा जो अपना जो बायोस्फीयर है, जो पूरी पृथ्वी है, उसका सूक्ष्म जैव भार है कि कितना जैविक मटेरियल कितना है यहाँ पर। और जो समुद्र है उसकी उत्पादकता है 55 बिलियन टन प्रति ईयर। अगर हम इसको 100 मान, ये जो 55 है ना, इसको 100 मान के है, इसको 100 मान के, तो यहाँ पर जो अब बचता है हमारा स्थल मंडल जो बच जा रहा है, उसके द्वारा जो उत्पादकता हो रही है वो क्या हो रही है, सिर्फ 45 हो रही है, ठीक है। फिर बारी आती है अपघटन की। अपघटन के बारे में थोड़ा बहुत पता है? अपघटन, कोई बताएगा अपघटन के बारे में थोड़ा सा? यहाँ पे सारी प्रोसेस दिख रही है। अच्छा, ये एक मैंने डायग्राम बनवाया था, ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, शायद ये देख के याद आ जाए कि क्या था ये। अब याद आया? जो मेरी क्लास वाले बच्चे हैं सर, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो अपघटित कर दिया जाता है ना जटिल अकार्बनिक पदार्थों को, हाँ, तो जटिल अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को जब अकार्बनिक पदार्थों या सरल पदार्थों में बदल दे रहे तो वो प्रोसेस क्या कहला रही है, अपघटन कहला रही है ना। अब अपघटन की प्रोसेस में ये कुछ चरण होते हैं। अब जो अपघटन, सबसे पहले तो किसका अपघटन होता है, मतलब जिसका अपघटन होता है वो क्या कहलाते हैं, अपरत कहलाते हैं, है ना। और ये अपरत क्या होते हैं, 3 प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस चलती है। सबसे पहली है, फर्स्ट वाली स्टेप है इसकी फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हो रहा है खंडीकरण, खंड हो रहा है, जैसे पत्ती है तो वो छोटे छोटे खंडों में टूट रही है। लीचिंग मतलब क्या हो रहा है कि वो जो खंड टूटे हैं अब वो और ज्यादा खंड में टूट जाएंगे और नीचे के साइड में मिट्टी की निचली सतह में जाने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद है कैटाबॉलिज्म, मतलब उसका हो रहा है अब अपघटन हो रहा है तो 2 प्रकार से होता है, क्योंकि ये क्या है, अभी कार्बनिक पदार्थ आया है यहाँ लीचिंग के द्वारा, और वो कैसा रहता है, गाढ़ा चिपचिपा रहना है, थोड़ा सा ज्यादा और थोड़े से बड़े खंड रहना है ना। तो उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, अपघटन जब हो रहा है तो अपघटन हो रहा है। अरे यार, ये 2 लोग ना बिल्कुल नहीं वो हो रहा है, ये लोग माइक, मैं इन लोगों को हटा दूंगा ऐसा।
सबसे पहला ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमसीकरण, है ना, कि यहाँ पे ये जो खंड बने हैं इन खंडों का से क्या हो रहा है, ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। और ह्यूमस क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ से युक्त एक चिपचिपा भूरे कलर का एक पदार्थ होता है ना, जिसके अंदर में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। फिर यहीं पे दूसरी प्रोसेस चलती है मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। खनिजीकरण मतलब ये हो रहा है कि जितने भी खनिज वगैरह थे वो अभी सब एक कंपोनेंट के रूप में थे, एक यौगिक के रूप में थे, अब वो सब टूट के क्या हो जाना है, फ्री न्यूट्रिएंट मटेरियल में बदल जाना है। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। ओके सर। ठीक है। सर ये क्या कैटाबॉलिज्म, हाँ, सर ये कैटाबॉलिज्म फिर से बता। अपघटन मतलब अब वो जो लीसिंग से जो थोड़े से बड़े खंड बटे हैं वो और ज्यादा छोटे और सरल खंडों में टूटने वाले हैं। अब जो एक लास्ट स्टेज पे आ जाता है, ये जो यहाँ पे अपरत था वो स्टेज में है, तो वो दो भागों, दो चीज चलती है उसमें, एक ह्यूमसीकरण और एक खनिजीकरण। ह्यूमसीकरण से ह्यूमस का निर्माण हो जाता है, जो चिपचिपा भूरे कलर का पदार्थ होता है, जो बहुत ही धीरे से बिगड़। देखो यहाँ पे ये जो पत्ती मान लो, यहाँ पे मैं अगली स्लाइड पे दिखा रहा, देखो यहाँ पे ये पेड़ था, एक पत्ती हुई, इसका क्या करा, कुछ कीट वगैरह ने तोड़ के उसको छोटा कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे जैसे कवक वगैरह थे उनने उसको और छोटा कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक वो लीच वाला एक थोड़ा सा लिक्विड जैसा पदार्थ बना जो मिट्टी में नीचे चले गया। तो यहाँ पर क्या होना है, जो भूमि के अंदर में और सूक्ष्म जीव है उसको और ज्यादा छोटे में तोड़ेंगे, और वो जब छोटे में तोड़ रहा है तो ह्यूमस का निर्माण हो रहा है, और एक खनिज जो मिनरल्स वगैरह है या जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एकदम सरल कंपाउंड में टूटने लगेंगे, है ना। तो वो अपघटन होना, इसके और ज्यादा यहाँ छोटे खंडों में टूट रहा है थर्ड स्टेज में, और फिर वो दो भागों में बढ़ जा रहा है। ठीक है। अब है यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं यहाँ पे अपघटन को, तो क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो जैसे टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से होगा, है ना। मिट्टी में नमी होना चाहिए। हमने देखा कोई भी चीज जहां पर नमी रहती है वहीं पर वो क्या होती है, टूटती है ना, या बोलना खराब होने लगती है ना। और ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि जो अपघटन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है वो सब क्या है, वायवीय जीवाणु है ना, अरेबिक जीवाणु है जो ऑक्सीजन का यूज करके इन पदार्थों को तोड़ रहा है ना। केमिकल क्वालिटी ऑफ डायूरेटिक्स, है ना। तो मतलब जो अपरद है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस चीज का बना, जैसे अगर काइटिन या सिलिका युक्त है, जैसे डाइटम्स हो गए, तो उनका अपघटन होना ही संभव नहीं है ना। या उसके ऊपर काइटिन की बहुत बड़ी लेयर है तो उसका भी अपघटन बहुत धीरे होगा। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि वो किस तरह का बना है ये भी डिपेंड करता है। फिर स्ट्रक्चर, सर जो गर्म होता है और क्या, मैंने गलती से माइक बंद कर दिया बेटा, फिर से अनम्यूट होके बोलो। सर जो गर्म होता है और आर्द्र पर्यावरण होता है उसमें तेजी से होता है अपघटन, जबकि जो कम होगा और हवाई भी होगा उसमें जल्दी से होता है, ऐसा क्यों? एक मिनट, बीच में थोड़ी सी आवाज कटी थी, फिर से बोलो। तुमने क्या कहा, जो गर्म होगा वो, सर जो गर्म होता है और आर्द्र होता है, मतलब हीट और मॉइस्चराइज में जैसा एनवायरनमेंट हो हाँ, तो उसमें तेजी से होता है अपघटन। देखो जहां पे अगर गर्म इन्वायरमेंट, तुम बोल रहे हो गर्म में ज्यादा होता है, ऐसे गर्म में ज्यादा होता है ऐसा? नहीं, देखो अगर देखो गर्म में अगर ज्यादा हो रहा है तो जो अपघटन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं, जैसे कवक हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया हो गए, इनके द्वारा हो रहा है। और इनको जो हमने देखा, बैक्टीरिया या कवक के लिए जो सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए वो कितना होता है, 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का एकदम हम रेंज अगर पकड़े इनकी, तो 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इनकी ग्रोथ वगैरह के लिए या इनके फंक्शनिंग के लिए
बहुत अच्छा रहता है। अगर हम 40 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जाते हैं तो यहाँ पर बारी आ जाती है किसकी, ऑर्की बैक्टीरिया की। और वो कैप्सूल, और वो कैसे, अनारेबिक बैक्टीरिया, वो अपघटन में सहायता नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर जो अरेबिक बैक्टीरिया है, जो वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया कर रहे हैं या जो बैक्टीरिया जीवित रह रहे हैं, वही यहाँ पे अपघटन में भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए। और जो अवायवीय बैक्टीरिया है, अवायवीय बैक्टीरिया दरअसल क्या हो रहा है, जैसे हम अगर ऑर्की बैक्टीरिया की करें तो उसमें साइनोबैक्टीरिया आ जा रहा है ना, तो वो दूसरे जो वहां पे कंपोनेंट्स है, जैसे आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इनका भी संश्लेषण सिंथेसिस करके वो अपने लिए एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन जो अरेबिक बैक्टीरिया है, वायवीय बैक्टीरिया है, वो जो इधर दूसरे मटेरियल वो खुद से नहीं बना पा रहे हैं, खुद से सिंथेसिस नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो यहाँ पे ये जो अपरद हो रहा है, या जो दूसरे मटेरियल जो मरी हुई चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और वो सारी चीजें भी कहाँ पर मिल रही है हमको, इसी इन्वायरमेंट में, लो टेम्परेचर में ही मिल रही है। अगर मान लो हम जैसे अंटार्कटिका महासागर की अगर बात करें और वहां पे अगर कोई मरी हुई चीज है, तो या पौधा कोई मरा हुआ है या कोई जीव मरा हुआ है, तो हमने देखा बर्फ में, अगर तुम लोगों ने कभी कोई वीडियो वगैरह कुछ देखा हो तो देखा होगा, बोलते हैं 6 महीने पुरानी बॉडी मिली बर्फ के अंदर में, ऐसा। तो जो लोड, अगर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है तो भी वहां पे अपघटन नहीं हो, बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो भी वहां पे अपघटन नहीं होना है, वो मटेरियल वैसे ही टूट के खराब होगा तब, अगर हाई टेम्परेचर है तो। और अगर ये रेंज वाला टेम्परेचर है जो हम बोल रहे हैं, जैसे 20 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर अपघटन संभव है। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो भी नहीं होना है, और अगर बहुत ज्यादा अगर हम बढ़ा देंगे तो भी नहीं होना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर की संरचनात्मक रूप से क्या 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 पारितंत्र के संरचनात्मक गुण। तो सबसे पहले क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन, मतलब जातीय संगठन की, यहाँ पे जाति है ना, तो जितने भी यहाँ पे वन है, जीव जंतु है, वो सब मिलके क्या बना ले रहे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं। फिर है स्ट्राटिफिकेशन, मतलब स्तरण, मतलब अलग अलग स्तर पाए जाते हैं किसी भी जातियों में, या जैसे पादप जगत हो गया तो उसमें भी स्तर, अभी मैं आगे बताता हूँ, अभी बस याद रखो कि स्तर है, तीसरी दूसरी चीज स्तर है। और तीसरा है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, मतलब पोषी संरचना, है ना। तो पोषी संरचना में क्या आ जाती है, अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल आ जाते हैं। ये फंक्शन है ना, पारिस्थितिक तंत्र के क्रियात्मक पहलू, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, एक पारितंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की, उसमें जो फंक्शन हो रहा है एक इकोसिस्टम में, क्या तो क्यों होते हैं, तो वो क्या होता है, पहले तो उत्पादकता होती है, उत्पादन होता है फूड मटेरियल का, फिर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनकी साइक्लिंग होती रहती है इसी प्रोडक्टिविटी में, है ना। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है, और डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, मतलब विकास और स्थिरता रहती है किसी भी समुदाय में जब ये सारी प्रोसेस चलती है, जैसे एनर्जी का फ्लो प्रॉपर चल रहा है, न्यूट्रिएंट मटेरियल की साइक्लिंग चल रही है, मतलब चक्रण चल रहा है, तो प्रॉपरली एक इकोसिस्टम चलते रहता है। बेटा ये इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, है ना, तुम अपना पहले माइक का थोड़ा सा वो करो, या इस क्लास के बाद कॉल पे बात करो मेरे से, फिर उसके बाद ऐड करूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये हम अभी बोल रहे थे कम्युनिटियां, है ना, स्तरण बोला था अभी हमने कि किस समुदायों का स्तरण, है ना, कम्युनिटी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, किस तरह के स्तर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है, मेरा ही माइक तो बंद नहीं हो गया, हाँ ठीक है, अब आ रही है। यस सर, यस। ठीक है, तो अभी जो हम वो स्तरण बोल रहे थे ना, कि स्तर रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या स्तर है, इसमें घास स्थल समुदाय, ग्रासलैंड कम्युनिटी, है ना, घास स्थल समुदाय। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 प्रकार के हो रहे हैं। सबसे पहला है सबस्ट्रम्स, मतलब भूमिगत स्तर, दूसरा है सतही स्तर, और तीसरा है शाखीय स्तर। अब देखो सब स्ट्रैंड में क्या चीज हो रही है, जैसे यहाँ पर अब आप ये दिख रहा है ये पिरामिड, तो इसमें क्या चीज हुई,
जो सबसे नीचे का लेवल हो जा रहा है ना, मतलब जो बोलना चाहिए एक घास का मैदान है और एक जो समतल जगह है उस पर जो छोटी छोटी जो घास उग रही है जो पत्थरों से चिपकी हुई है, वो वाला स्तर रहता है सबसे पहले। उसके बाद फ्लोर स्टम, सतह, सतह के ऊपर थोड़ी थोड़ी घास वगैरह उगने लग जा रही है, छोटी वाली घास, जैसे अपन वो मैरिज लॉन वगैरह या गार्डन में दिखते हैं वो छोटी छोटी घास उगी रहती है, तो उस तरह की घास वाली एक स्तर बना रहेगा ना। उसके बाद आता है हर्बेसियस स्तर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे शाखीय पौधे हो गए, जैसे मान लो कोई छोटा पौधा बोलना चाहिए कैसे, तुलसी वगैरह का हो गया, नहीं तो हाँ ठीक है, तुलसी वगैरह का पौधा हो गया, छोटा सा जैसे आलू का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, ये सब कैसे शाखीय पौधे, तो शाखीय पौधे बनने लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगली चीज आती है यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखो यहाँ पे कि किस तरह है और कौन सी लेयर है यहाँ पे और उसमें किस तरह के पेड़ पाए जा रहे हैं ना, और वो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव रहना है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है ये क्या है, रेन फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे अच्छी वर्षा हो रही है वहां पर कैसे कैसे वृक्ष पाई जाती है, वहां की कम्युनिटी कैसे रहती है, तो वो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ठीक है, ये डायग्राम से चालू करते हैं नीचे से, है ना। ग्राउंड लेयर, तो ग्राउंड लेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये नीचे साइड में है सबसे, यहाँ पे छोटे छोटे, और इसकी जो साइज रहना है यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये वाली जो कम्युनिटी है वो रहना है यहाँ पे 2 से लेके 3 फीट के समथिंग में, ठीक है, 2 से 3 फीट तक। उसके बाद स्क्रब लेयर, दूसरा जो स्तर आ रहा है सीडिंग, है ना, उस वाले में क्या चीज होना है, यहाँ से पे लेके ये 5 से लेके 8 फीट तक का स्तर होना है ना। फिर अंडर स्टोरी लेयर हो रहा है ना, तो अंडर स्टोरी लेयर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पर जो 8 से लेके 20 फीट तक, ठीक है, 8 से लेके 20 फीट तक। उसके बाद यहाँ पे 20 से लेके 40 फीट तक, और जो सबसे ऊपर है वो 40 फीट से ज्यादा हाइट के पौधे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो याद रखना है उसमें देखो ये अंडर स्टोरी लेयर, इसमें क्या हो रहा है 8 से लेके या 5 से लेके 20 फीट तक के पौधे आ जाते हैं, और सबसे ऊपर वाली याद रखना है इमर्ज्ड ट्री लेयर, मतलब जो 40 फीट से ज्यादा के हैं वो वाले ट्री लेयर, ठीक है। और इनकी संख्या जो अगर फॉरेस्ट भी है, अगर संख्या भी बोलता है वो, तो जैसे यहाँ पे बड़े वाले देखो सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद अंडर स्टोरी और जो डेंस कोपिंग लेयर है ना, जो डेंस स्टोरी लेयर हो जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा वृक्ष यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और बाकी जो सब स्क्रब लेयर हो रही है या जो ग्राउंड लेयर है इसमें रहना बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी हाइट क्या हो जाना है, बहुत कम हो जाना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे एक तालाब की कम्युनिटी। अब इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव लगभग कंफर्म ही है ना, ठीक है। और इस चैप्टर से क्योंकि 17-18 ऑब्जेक्टिव पर ईयर बन रहा है ना, तो कुछ और इकोसिस्टम से तो 17-18 लास्ट टाइम्स कितने 17 थे, उसके पहले 16 थे, है ना। तो इस बार भी लगभग इतने बनना है। तो यहाँ से ये वाला एक टॉपिक है, ये पॉन्ड लेक कम्युनिटी, मतलब तालाब या झील का, तालाब या झील समुदाय, ठीक है। तो अब इसमें दरअसल वो क्या पूछने वाला है, ये यहाँ पे ये जो 3 हमने यहाँ पे स्तर बताए हैं वो, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे लिटोरल जोन, और इसी को क्या बोलते हैं, तटीय प्रदेश क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद लैमिनेटिक जोन, इसको सोरोवारी जोन, है ना। और लास्ट आता है प्रोफाउंडल जोन, जो डीप वाला है वो वाला, है ना। अब यहाँ पर देखो जो लिटरल जोन है इसमें इसकी कितनी हाइट हो रही है, सतह से लेके रहती है इसमें 6 मीटर तक की, है ना। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ कॉल आ गया था एक, इसीलिए। सर, अब आ रही है, सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है।
एक सेकंड रुको। अब आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? मोहित आवाज आ रही है? हेलो। मोहित आवाज आ रही है? आवाज आ रही मोहित? अब आवाज आ रही है? ओके सर। आ रही है सर। अब वो किसी का कॉल आ गया था तो उस चक्कर में नेट कनेक्शन ही हट गया था। जी सर। चलो आज ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम ज्यादा चल रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कट जाए तो वही है 50 पे है ना, 10:50 पे वापस से कनेक्ट हो जाना, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मेरे हिसाब से टाइम आज ज्यादा हो गया। 44 हो गया सर। वही आज 44 मिनट हो गया, 40 पे ही हमेशा कट हो जाता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पर अभी सर आवाज अटकने लग गई है। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। लिटोरल जोन जो है ना, सबसे ऊपर वाला स्तर, इसको क्या बोल रहे थे? तटीय प्रदेश जोन। जैसे जो तट पे हो रहा है तालाब या झील में, तो यहाँ पर क्या चीज है और इसकी हाइट कितनी है? तो 6 मीटर तक का रहता है। और यहाँ पर जो लाइट हो रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो क्या हो रही है? यहाँ पर सबसे ज्यादा आती है, इसीलिए इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या आ जाते हैं? जो जड़ युक्त पादप है। यहाँ पे देखो, ये सतह पर सारे के सारे जो पौधे हैं वो कैसे है? जड़ युक्त है। ठीक है, फिर लैमिनेटिक जोन आता है। ये क्या रहता है? ऊपरी सतह से 10 मीटर तक का रहता है और लाइट बहुत कम पहुंच पाती है। और यहाँ पर जो रहते हैं वो यहाँ पे जो रह रहे हैं वो सिर्फ प्लैंक्टन्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जीव है, कीट वगैरह, झींगा वगैरह, वो हो गए। और जो स्वतंत्र पादप प्लावक है, जिनके अंदर में जड़ें नहीं होती है, वो भर पाए जाते हैं लैमिनेटिक जोन में। और ये लैमिनेटिक जोन ही सबसे ज्यादा, जो झील हो गई या ओशियन हो गया या तालाब हो गया, उसका सबसे ज्यादा बिजी कम्युनिटी रहती है ना, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा क्या रह रहा है? जीव वगैरह रह रहा है। जो स्वतंत्र प्लावक है वो रह रहे हैं, जो जड़ युक्त प्लावक रह रहे हैं। जैसे जो जड़ युक्त प्लावक भी रहते हैं वो इस लैमिनेटिक जोन तक आ जाते हैं, है ना। फिर है लास्ट है प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन में क्या चीज हो रही है? यहाँ पर लास्ट में सबसे ये नीचे वाला जोन, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे के साइड में लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी या जो भी कोई मेंबर वगैरह है, उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जब एकदम लास्ट में म्यूट जोन आ जाता है, तो इसमें क्या चीज हो रही? यहाँ पे अनएरेबिक रीजन रहता है। यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं रहती है कि जहाँ पर यहाँ पे कोई अपना थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे जो तालाब हो गया या ओशियन हो गया, उसकी जो निचला एयर रहना है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहना है, वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा रहना है। तो यहाँ पर जो जैविक कम्युनिटी है वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जोन बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार लैमिनेटिक और प्रोफंडल का हिंदी में। लैमिनेटिक का है सरोवारी जोन, और प्रोफंडल का तो सर सुनाई नहीं दिया। सरोवारी। सरोवारी ठीक है। सर प्रोफंडल जोन का क्या है हिंदी मीनिंग? प्रोफंडल का तो इसमें क्या बोलना चाहिए? तलीय सतह। मैं अपने मन से बता रहा हूँ, तलीय सतह हो सकता है या तलीय स्तर, उसको प्रोफंडल ही लिखा हुआ है। ओके सर। ठीक है। साक्षी आज काफी लेट आई है ना? जी सर।
ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को भी मैं सेंड करूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ के भी ये जोन देख लेना है कि किसके अंदर में क्या चीज है ना। मतलब सबसे पहले अगर हम एक तालाब का देखें तो उसमें क्या रहते हैं, उत्पादक रहते हैं, है ना। उत्पादक में क्या चीज आ जाती है, जो डाइटम्स वगैरह हो गया, शैवाल वगैरह हो गई, ये होगी। उसके बाद छोटे कीट आते हैं, फिर उससे बड़ी कीट आते हैं, फिर सबसे बड़ी कीट आते हैं, है ना। और डिकम्पोजर सबसे लास्ट में आ जाते हैं, बैक्टीरिया, सर, सर फंगाई आवाज वगैरह। नहीं आ रही है। अब आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। अरे बीच में कॉल आ जा रहा है ना, इसलिए कट जा। रुक जा, इसको मैं अभी फिर आते हैं ट्रॉपिक लेवल, है ना। सर आप वो हाँ, सर आप इसके पहले बता रहे थे, हम वो कुछ नहीं सुन पाए, आपकी आवाज नहीं आई। वो तालाब का स्ट्रक्चर बताया था। ये वाला। हाँ देखो इसमें हमको ये याद रखना है कि जैसे तालाब हो गया तो उसमें क्या हो रहा है, जो पहला स्तर हो रहा है वो क्या रहता है यहाँ पे, उत्पादक वाला, है ना। जो सबसे पहले आ रहा है वो उत्पादक, मतलब वो एक तरह की खाद्य श्रृंखला याद रखना है बस, ठीक है। तो उत्पादक है, उसके बाद छोटे कीट वगैरह, फिर उससे बड़े कीट वगैरह रहते हैं और गहरे इसमें, फिर उससे बड़े रहते हैं तृतीयक वाले, और उससे गहरे स्तर में, और सारी जगह पर उपस्थित रहते हैं जो अपघटक हो रहे हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, ठीक है। और फिर कुछ रीजन ऐसा भी आ जाता है। नहीं आई। हाँ सर आपकी हाँ। आवाज बार बार कट जा आवाज रही लग है। जा रही है। अरे यार क्या हो रहा है, आपकी आवाज क्या आ रही है? रुको ना एक सर मिनट आपकी यार। ये आवाज लड़की कट रही की है। एक स्वाति है, उसका कॉल आ रहा है, मेन कॉल कर रही है, वो उस चक्कर में सब गड़बड़ हो रही है। हाँ स्वाति बोलो। तो उसको सेटिंग में जाके वहां पे वॉइस को बंद कर दो, ठीक है, हो जाएगा। मैं उसको फिर बाद में बताता हूँ तुमको, रुको। हाँ तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम होगी इसीलिए, है ना। ठीक। ये टीकॉम वाली स्वाति थी उसको हटा ही दिया था, ठीक है। उसको ऐड करवाऊंगा अभी, ठीक है। ठीक है। अब ये जो ऐसा लेयर दिख रहा है ना, दरअसल ये ऐसा नहीं है, ये कैसा है, ऊपर से नीचे जाते हुए लेयर है ना। तो और ये जो डिकम्पोजर है, सारे के सारे अपघटक है, वो सारे स्तरों में रहना है। समुद्र में भी ऐसी चीजें सेम होना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है अब ट्रॉपिक लेवल, है ना, पूसी स्तर। ठीक है, पूसी स्तर। अच्छा, एक काम मैंने मेरे भी 12th वालों को भी दिया था, तुम लोगों को भी, सारे लोगों को एक बार फिर से वो एक काम दे रहा हूँ। तालाब का पारितंत्र, समुद्र का पारितंत्र और घास के मैदान के पारितंत्र में कौन कौन से जीव हो सकते हैं, उनको उनके लेवल के आधार पे एक चार्ट बनाओ, ठीक है। और उसको ग्रुप में सेंड करो कि उत्पादक में कौन कौन है। घास है तो घास कौन सी वाली है, छोटी घास है, बड़ी घास है, शाखीय पौधे, झाड़ीय पौधे, कटीली झाड़ी है, या कटीली शाखाएं है ना, या फिर कीट है, पतंगे है, चींटी है ना। उसके बाद में दूसरे स्तर में आता है खरगोश, है ना। तो शाकाहारी जीव कौन से है, फिर वहां घास के मैदान और तालाब में और समुद्र में मांसाहारी, प्रथम मांसाहारी कौन है, फिर द्वितीयक मांसाहारी कौन है, तृतीयक मांसाहारी कौन है। इसका एक चार्ट बनाओ और फिर वो सेंड करो ग्रुप में, ठीक है। करेंगे सब? जी सर। ओके सर। ओके सर। महर्षि को आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही सर, वो पहले का मैसेज था। अच्छा पहले का था, हाँ मैंने अभी देखा। चलो ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो पूसी स्तर, तो यहाँ से क्या चालू हो जाती है, एक तरह से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल चालू हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर अब जो है, तो सबसे पहले जो एनर्जी का स्रोत सारे लोगों को पता है कि क्या है, सन है, लाइट आ रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है। प्रोड्यूसर आ रहे हैं फर्स्ट लेवल पे, और इसी को क्या बोलते हैं, टी। ये क्या है, ट्रॉपिक
टी फर्स्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टी फर्स्ट के साथ में क्या है, पी फर्स्ट भी है, प्रथम उत्पादक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, लेकिन ये क्या हो गया, अब यहाँ पे कंज्यूमर फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, थर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर लेवल कौन सा हो गया, सी सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल, सर वो सेकंड है C1, तो उसका T1 ही रहेगा। यहाँ पे टी, इसको T2 रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, T4, हाँ। और यहाँ, हाँ बोलो, अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छे से। अब दिख रहा है? नो सर, दो साथ में दिख रहे, दो साथ में दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे तो समझ में नहीं आ रहा। रुक जा, नहीं अलग देखो ट्रॉपिक लेवलों में ये याद रखना है। यहाँ पे मैं अगर इससे लिखूं तो दिखेगा शायद। ये क्या है यहाँ पे, नहीं ये भी नहीं जम रहा। अच्छा मैं बताते जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा नोट करते जा, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट वाला है, ये क्या है, पोषण स्तर फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ही रहेगा, ठीक है। कहीं पे ये खाद्य श्रृंखला देती है तो वो टी, पी और सी का यूज करते हैं ना। फिर यहाँ पर क्या चीज हो रही है, टी सेकंड हो गया, ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, पोषण स्तर सेकंड हो गया, लेकिन ये क्या है, कंज्यूमर फर्स्ट है ना, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोषक स्तर थर्ड है, पोषक स्तर थर्ड पोषण स्तर है ना, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो कंज्यूमर कैसा हो गया, यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो गया। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पोषण स्तर फोर्थ है, चौथा पोषण स्तर है, लेकिन यहाँ पे ये कंज्यूमर क्या है, थर्ड है, तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है। तो जो पोषण स्तर है उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग स्तर हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है, इतना क्या है, यहाँ पे उत्पादक है, बाकी सब क्या है, ये सी कंज्यूमर है ना। प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद में यहाँ पे याद रखना है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है थोड़ी सी वो, और ये एक तरह से खाद्य श्रृंखला भी है ना, कि सबसे पहले तो आ गए उत्पादक के पास में, उत्पादक से आ गया यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता के पास में, फिर द्वितीय उपभोक्ता। अब क्या हो रहा है, दरअसल ये भी याद रखना है कि इसके अंदर में जो यहाँ पे जो उत्पादकता आ रही है वो कहाँ की आ रही है, इसके पास जो नेट प्रोडक्टिविटी थी है ना, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, वो कहाँ आई, इस प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर में, मतलब शाकाहारी जीव के अंदर में। और मांसाहारी ने इस शाकाहारी को खाया, तो इसके अंदर में यहाँ पे जो द्वितीय उत्पादकता थी, वो द्वितीय उत्पादकता वाला जो मैटर था वो कहाँ पहुंच गया, इस द्वितीय उपभोक्ता के पास में और तृतीय के पास। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आवाज कट रही है। या तो कोई अनम्यूट है इसलिए हो रहा। ये कौन है, चेतन साहू अनम्यूट था। वैशाली अनम्यूट मत करो। अब आ रही सर आवाज? अब आ रही है ना, ये बीच में कोई कोई अनम्यूट हो जाते हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जा रही। ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि इसकी जो शुद्ध उत्पादकता थी, इसकी क्या होगी, सकल उत्पादकता, मतलब जो उत्पादक स्तर था, यहाँ पे क्या थी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। लेकिन वो जब इस शाकाहारी जीव इस पौधे को खा रहा है तो उसके लिए क्या हो गई, यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। और जब इसकी ये जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, इसके पास जो है उस यहाँ से अब जो ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जब ये रेस्पिरेशन वगैरह कर ले रहा है तो इसके पास क्या हो जाएंगी, नेट प्रोडक्टिविटी बचेंगी। उसके पास जो मटेरियल बचेगा वो कहाँ पर जाएगा, इस सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है। तो जो उत्पादक के द्वारा जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता थी, वो इस जो शाकाहारी जीव है या जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसके लिए क्या बन गई, सकल उत्पादकता बन गई, कि टोटल एनर्जी उसके पास ये, इसकी जो यहाँ पे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता थी वो इसकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जब ये रेस्पिरेशन वगैरह कर ले रहा है तो वही यहाँ पे वो फिर 10% वाला लॉ काम करेगा और जो एनर्जी है वो सारी कम होने लगेंगी।
ये फिर खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला हमको बनाते आना चाहिए। अब ये जो है ये क्या है, एक छोटे से घास के मैदान के लिए है ना, या सिर्फ एक पौधे के लिए यहाँ पे दी है। तो एक पौधे की खाद्य श्रृंखला में क्या है, एक पौधा रहना है, दूसरा शाकाहारी जीव रहना है, और फिर यहाँ पे प्राथमिक मांसाहारी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ जा रही, ये जो प्राथमिक ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ये क्या है, प्राथमिक मांसाहारी भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये प्राथमिक मांसाहारी है, कॉर्निवोरस है ना। अगर हम इसको अगर ऐसे वो वर्ड से डिनोट करें तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्निवोरस है, यहाँ पे ये जो सेकंड वाला कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर सेकंड था, तो ये क्या है, कॉर्निवोरस है ना, मांसाहारी जीव है। लेकिन मांसाहारी है, लेकिन ये कैसा है, प्राथमिक मांसाहारी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी जब भी पूछ लेते हैं कि प्राथमिक मांसाहारी किसके ऊपर डिपेंड है। तो प्राथमिक मांसाहारी हो या द्वितीयक जो उपभोक्ता है वो किस पर आश्रित है, तो वो किस पे रहते हैं, जो शाकाहारी जीव है उस पे रहते हैं, ना कि उत्पादक के ऊपर। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक मांसाहारी, और हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यार ये तो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, कि हम इस उल्लू को ही क्या समझ लेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसको हम डायरेक्ट किसके साथ में जोड़ देते हैं, यहाँ से इस पौधे के साथ में जोड़ देते हैं, जबकि वो ऐसा ना हो कि क्या था, यहाँ पर था। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ आया ये बताओ तुम। सर इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, और इसको पहले तो प्राथमिक उपभोक्ता बता दिया आपने, देखो को, और फिर रुको, ये क्या है, उत्पादक। ठीक है, चूहा क्या है, चूहा क्या है बताओ, कंज्यूमर। हाँ कंज्यूमर, लेकिन कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता है। फर्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, और ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। लेकिन ये प्राथमिक मांसाहारी भी है, ये प्राथमिक मांसाहारी भी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या चीज पूछ लेता है कि प्राथमिक मांसाहारी की जो सकल उत्पादकता है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसकी जो सकल उत्पादकता या इसको जो फूड मटेरियल मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इससे। और क्योंकि इसने यहाँ वर्ड क्या यूज कर लिया, प्राथमिक मांसाहारी, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि ये इससे जुड़ा है, उत्पादक से, ये दिमाग में आ जाता है सीधे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, प्राथमिक उपभोक्ता, और यहाँ पे जोड़ दिया उसने प्राथमिक मांसाहारी। लेकिन जो प्राथमिक मांसाहारी रहते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता रहते हैं, लेकिन प्राथमिक मांसाहारी है। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस शाकाहारी के ऊपर। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ, बस ये खाद्य श्रृंखला में यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अगर खाद्य श्रृंखला से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो इसी टाइप का बनेगा कि प्राथमिक मांसाहारी या द्वितीयक मांसाहारी किसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमको एक फ्लो याद होना चाहिए कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला की क्या विशेषता रहती है कि भैया इसमें जो एनर्जी फ्लो है वो सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है ना, इसमें कोई दूसरी सब ब्रांच नहीं उपस्थित है ना, वो दूसरे किसी के साथ में मतलब किसी दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है ना। और अगर एक कोई जीव गायब हो गया, जैसे अगर हम इसमें से इस कछुए को अगर यहाँ पे गायब कर दें तो ये खाद्य श्रृंखला ही गायब हो जाना है, नष्ट हो जाना है। ठीक है, ये जनरल वाले पॉइंट है, ये तो उधर अपने 10th पे ही पढ़े वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला भी रहती है वो दो तरह की खाद्य श्रृंखला रहती है ना, दो तरह की रहती है। मतलब एक अपरद रहित रहती है, मतलब अपघटक रहित रहती है, और एक अपघटक वाली रहती है ना। तो जो डीकंपोजर वाली खाद्य श्रृंखला है, अब ये जो डीकंपोजर है, अपघटक है, ये हर एक लेवल में यहाँ से जुड़ जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। ये जो खाद्य श्रृंखला नॉर्मल चल रही है, ये जो अपघटक है ये यहाँ से भी जुड़ जाना है, यहाँ से भी जुड़ जाना है, और यहाँ से भी जुड़ जाना है, और इससे भी जुड़ जाना है। ठीक है, तो ये रहती है अपघटक वाली। मतलब ये जो अपन एरो बना रहे हैं यहाँ पे अपने को अपघटक लिख देना है अपरद वाली खाद्य श्रृंखला में। और इसमें ये चीज हो रही क्योंकि जैसे मान लो
सर इसमें हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस बता दीजिए क्या हाँ, होता हर्बीवोरस वो शाकाहारी जीव, ओमनीवोरस मांसाहारी जीव, ठीक है। कॉर्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी ही है, जैसे सांप हो गया, बाज हो गया। यहाँ पे भी देखो मांसाहारी के भी ना दरअसल प्रकार हो रहे हैं, शाकाहारी जीव के कोई प्रकार नहीं है ना। शाकाहारी जीव क्या कर रहा है, सिर्फ पौधों को खाते जा रहा है, उसका कोई प्रकार नहीं। ये जो है जो ओमनीवोरस है, ये वाले जीव जैसे क्या हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, चूहा हो गया, ये जीव कभी भी शाकाहारी के साथ साथ, मतलब मांसाहारी होने के साथ साथ ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, दोनों चीजों से अपना काम चला सकते हैं। कॉर्निवोरस वो जीव जो सिर्फ क्या करे, जैसे सांप, सांप कभी भी घास नहीं खाएगा, है ना, या पत्ती वगैरह नहीं खाएगा। जो बाज हो गया, ये क्या है, ये क्या हो गया, तृतीयक मांसाहारी है ना। तो ये जो तृतीयक मांसाहारी है, ये क्या है, सर्वोच्च मांसाहारी है ना। तो जो सर्वोच्च मांसाहारी है, जैसे सांप हो गया, बाज हो गया, ये भी यहाँ पे सर्वोच्च, ये दोनों ही क्या है, सर्वोच्च मांसाहारी में आ रहा है। तो ये क्या है, सिर्फ मांस को ही खाना है ये दोनों ने, ये दोनों घास वगैरह बिल्कुल नहीं खाना। जबकि ये जो ओमनीवोरस है, ये क्या हो रहा है, एक तरह का सर्वाहारी है। जैसे हम मनुष्य हो गए, हम हर एक चीज खा सकते हैं, तो हम ओमनीवोरस में आ जाते हैं, है ना, कि हम हर एक चीज को खा सकते हैं, चाहे वो इधर पौधे हो चाहे जीव हो, तो ठीक है। और हर्बीवोरस शाकाहारी जीव जो सिर्फ पौधों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बढ़े आगे। ओके सर। फिर ये फूड चेन के लेवल, ये अभी बताया ना। सेम ये इस साइड में जो दिख रही है ये, है ना, ये कौन सी है, स्थलीय, स्थलीय है, फूड चेन है ना, खाद्य श्रृंखला स्थलीय। और जो इधर दिख रही है वो कैसी है, जलीय है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसी ही है। सबसे पहले क्या है, नीचे साइड में क्या आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। पौधे को कौन खा रहा है, फाइटोप्लैंक्टन खा रहा है। ये सीक्वेंस नोट कर लेना है ना, जलीय खाद्य श्रृंखला का भी फाइटोप्लैंक्टन खा रहे हैं, मतलब जो कीट वगैरह है वो खा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है, जूप्लैंक्टन्स, तो जूप्लैंक्टन्स किसको खा रहे हैं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, शाकाहारी जो जीव थे, उनको खा रहा है, ठीक है। कॉर्निवोरस ये प्राथमिक, यहाँ पर द्वितीयक मांसाहारी हो गया, और ये क्या खा रहा है, ये जो जूप्लैंक्टन है इनको। फिर ये कॉर्निवोरस, ये भी क्या है, यहाँ पे ये हो गया तृतीयक मांसाहारी, और ये चतुर्थक मांसाहारी, जैसे शार्क हो गई, है ना, व्हेल हो गई। तो ये सब क्या हो गए, सर्वोच्च मांसाहारी में आ जा रहे हैं। जैसे इधर में ये बाज और सांप आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस पे कुछ डाउट है? साक्षी, महर्षि, प्रेरणा, त्रिवेणी, यासिका, तो सर आगे बढ़े, समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज जो याद रखने वाली है, ऊर्जा का फ्लो कैसे हो रहा है। तो वन साइडेड हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, और अगर एक कोई जीव गायब हुआ तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाना है, नष्ट हो जाना है। ये फिर फॉरेस्ट की है, ठीक है। ये मैंने बनाने के लिए बोला है तुम लोगों को, ये तुम लोग बनाओगे और मेरे को सेंड करोगे ग्रुप में, ठीक है। ये अलग अलग तरह की खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं हम, क्योंकि वो सब पड़ी वाली, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, फूड वेव, खाद्य जाल। अब खाद्य जाल में देखो, यहाँ पे पूरा एकदम कचरा मचा हुआ है ना, ऐसे ही कुछ लग रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, तो देखो वहां पर क्या था, सिर्फ एक दिशा थी, एक दिशा में वो एनर्जी फ्लो कर रही थी। यहाँ पे क्या है, बहुदिशीय, बहुत साइड हो रही, मल्टीपल साइड में जा रही है, बहुत इधर उधर जा रही है ना, ठीक है। उसमें एनर्जी काउंट करना बहुत आसान था। जैसे हमने एक पौधे के अंदर में कितनी एनर्जी बनी वो अगर काउंट कर ली, तो हम एक शाकाहारी के अंदर में कितनी गई वो काउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम काउंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ही पौधा है, उसने जो बनाया वो अलग अलग जीव में चले गई, है ना। हो सकता है उसने इन्वायरमेंट में कुछ छोड़ दी हो, तो यहाँ पे हम एनर्जी काउंट नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं उपस्थित रहती है, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके क्या बना ले रही है, एक खाद्य जाल बना ले रही है। दूसरी चीज, इसमें से अगर हम एक जीव को अगर यहाँ से गायब भी कर दे, जैसे मान लो यहाँ पे ये कौवे को गायब कर दिया, तो इससे किसी पे फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है ना। या अगर इस खरगोश को गायब कर दिया, तो ये जो लोमड़ी है ये क्या कर रहा है, इधर ये दूसरी चीजों को खा के काम चला ले रहा है। जरूरी नहीं कि उसको यहाँ खरगोश ही चाहिए, है ना। तो जो एक जीव है उसके कारण में खाद्य श्रृंखला मतलब एक जीव के नष्ट होने के कारण खाद्य जाल कभी भी नष्ट नहीं होता, और इसमें एनर्जी को काउंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना है खाद्य जाल से।
ये फिर अलग अलग तरह के खाद्य जाल बने हुए हैं अलग अलग जीवों के, है ना। तो ये भी बनाना है अब तुम लोगों को, ठीक है। ये ठीक है। अब बारी आती है एनर्जी फ्लो की, कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। तो इसके लिए एक लॉ था 10% का, है ना। 10% का लॉ कोई बोल के बता दो। तो जो 100% होता है ना, हाँ। उसमें से 90% उसके पास रहता है जो खाता है उसको। सॉरी 10%। हाँ 10%, हाँ हाँ अब सही बोले, पहले गलत बोल दिया था। चलो यहाँ पे एक पॉइंट पहले नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे वो करते हैं ना। जो लिंडमैन थे उनने पोषण स्तरों को एक्सप्लेन किया था, लिंडमैन, ठीक है। और उसके बाद लिंडमैन ने पोषण स्तरों को एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि क्या है पोषण स्तर, कैसे काम करते हैं, क्या उसके अंदर में है और कैसे उनमें एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो सब चीजें समझाई थी। ओके सर। ठीक है। दूसरा नाम नोट करो, ओडम। ओडम ने ऊर्जा प्रवाह के बारे में बताया था कि कैसे ऊर्जा प्रवाह हो रहा है। ठीक है। ठीक है आगे देखते हैं ना। अब क्या चीज हो रही है, 10% का लॉ। तो 10% के लॉ में क्या चीज बोली गई थी कि जो टोटल एनर्जी है उसका वो जो जीव है वो अपने पास सिर्फ क्या कर रहा है, 10% रख रहा है, मतलब 90% वो यूज में आ जा रही, या तो हीट के रूप में लॉस हो जा रही है, या इन्वायरमेंट से उसके मतलब उसका कोई बॉडी पार्ट अगर हट जा रहा है तो उस रूप में वो एनर्जी उससे चले जा रही है बाहर, है ना। वो रेस्पिरेशन वगैरह कर रहा है, श्वसन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो वो एनर्जी हो जा रही। तो अगले लेवल में जो हो रही वो सिर्फ 10% जा रही, लेकिन यहाँ जो अगले लेवल में 10% जा रही, ये इस शाकाहारी जीव के लिए क्या हो गई, 100% हो गई। अब वो फिर अपने लिए यूज करेगा, कोई बॉडी पार्ट वगैरह हो गया, तो इस तरह से क्या होना है, 90% एनर्जी का लॉस होता है और 10% नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होती है ना। 2018 वाले इसमें ऑब्जेक्टिव आया था बोर्ड में कि अगले स्तर में जाने पर कितने % एनर्जी की हानि होती है ना, या अगले स्तर में जाने वाली एनर्जी की कितने % हानि होती है, ऐसे लास्ट में उसमें नहीं जुड़ा हुआ था। और बहुत सारे बच्चों ने उसमें 10% लिखा था कि अगले स्तर में तो 10% जाती है, लेकिन उसने लास्ट में हानि बोल दिया था। तो हानि में कैसे 90% बोला है सर, 90% आएगा ना उसमें तो। नहीं, 90% आएगा, हाँ 90% आएगा, लेकिन बहुत लोगों ने जल्दी जल्दी में क्या किया, उसमें 10% लिख दिया, है ना। तो वो चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये एनर्जी फ्लो की जो टोटल एनर्जी हो रही है वो उसकी, हम यहाँ पे अगर 100 कैलोरी अगर मान रहे हैं पौधे के पास, तो यहाँ पर क्या जा रही है, सिर्फ जैसे यहाँ पे 10,000 मान रहे हैं, तो अगले में सिर्फ 1000 जाना है, अगले स्तर पे उसका 10% मतलब 100 किलो कैलोरी जाना है, और लास्ट लेवल तक सिर्फ 10%। अगर इसका ऊपर का भी अगर हम लेवल ले लें तो 1 किलो कैलोरी इसके ऊपर वाले लेवल पे जाना है, ठीक है। याद रहेगा ये। यस सर। ये कैसे लॉस हो रही है, तो अधिकतर हीट के रूप में लॉस हो जाती है। दूसरी जो डीकम्पोजर हो गए, मतलब इस पौधा है, इसकी कोई पत्ती वगैरह टूट गई और उसके अंदर में जो स्टोर थी, तो वो भी इधर डीकम्पोजर के द्वारा निकल के क्या हो जाना, इन्वायरमेंट में चले जाना। ठीक है, आज यहीं तक, 11:15 होता है। यस सर। शाम में यहाँ तक जी के सर। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ओके सर। ये जो, हाँ सर जो प्लावक होता है वो क्या होता है? प्लावक मतलब प्लावक मतलब तैरने वाले, है ना।
तैरने वाले। अब उसमें भी क्या होते हैं, दो तरह के प्लावक होते हैं। एक जैसे जड़ युक्त, अगर हम पौधों की बात करें तो जड़ युक्त प्लावक होते हैं और जड़ रहित प्लावक होते हैं। जो पौधे की मतलब जो तालाब की सतह पे ऊपर वो कभी भी काई तैरते हुए देखी थी तो वो क्या है, हाँ। स्वतंत्र प्लावक है, मतलब जो स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। और जड़ युक्त जैसे कमल हो गया, कमल की जड़ें कहाँ रहती है, नीचे भूमि में जुड़ी हुई है ना, लेकिन वो क्या हो रहा है, ऊपर के साइड में तैर रहा है, तो वो जड़ युक्त प्लावक है। ठीक है। ओके जल सर। निमग्न और सतही प्लावक होते हैं, जड़ युक्त प्लावक होते हैं, जड़ रहित प्लावक होते हैं, है ना। और किसी को कुछ देखो, एनर्जी फ्लो या 10% के लॉ तक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे शाम में ना, और मेरे हिसाब से अगर इतने लोग अभी है तो इतने ही लोग अगर शाम में भी रहे तो ज्यादा अच्छा है, शाम में अपने आप कम हो जाते हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ, अभी ही बोल दे रहा हूँ, शाम में सारे लोग अपने ऑब्जेक्टिव काउंट करेंगे कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। कल 2 बार बोला ओके था लेकिन सर। आवाज ही नहीं आई थी, बोले कविता को हंसी आ रही है ना, कविता काउंट करना है शाम में, ताकि हम थोड़ा सा ये तो पता कर सके कि भाई कितना कितना आ रहा है, कितने, नहीं तो पता चला इधर मैं फालतू में बकवास करे जा रहा हूँ बस। और थोड़ी सी एनसीईआरटी वाली बुक उठा के देखना है ना। और इस चैप्टर के नोट्स तो अभी तक के कर देता हूँ, यहाँ तक के पॉइंट्स साइन कर देता हूँ, है ना, अभी तक जितना पढ़ाया है। सर हाँ जो आपने कल शाम के कराए थे ना क्वेश्चन हाँ एनसीईआरटी बेस वाले, हाँ। वो नहीं है उन क्वेश्चन में। है वो दरअसल कहाँ से है, जो 21वां पेज नंबर है ना, वहां से चालू हुए। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के करवाए, जो वो बाकी जो है वो जो पुराने एग्जामों में आ चुके हैं वो है, हाँ। और जो एनसीईआरटी की कुछ और दूसरी जो लाइनें बच जाती है वो वाले है वो। ठीक है, तो 21वें पेज नंबर से जो मैंने चालू किए थे वो है, 21वें पेज नंबर से चालू हुए, उसमें सिर्फ 20 ही करवाए हैं, एनसीईआरटी की जो 20 थे वही करवाए थे। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, महर्षि? और सर जो जैव मात्रा होती है ना, वो वही होती है ना जो उसके पौधे या पेड़ में जो उसका भार होता है, वही। हाँ, जो कार्बनिक पदार्थों की जो वो क्या क्या बोलना चाहिए, जो ड्राई मटेरियल जो बच जाता है वो उसका सूक्ष्म जैव भार कहलाता है ना। जो उसके ठीक है अंदर में सर। जो कार्बनिक मैटर बच जाता है, खासकर कार्बनिक मैटर वो कहलाता है कि कितना उस जीव के अंदर में कार्बनिक मैटर है, वो उसकी जैव भार कहलाता है। अभी हम यहाँ पिरामिड पे आएंगे ना। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर ये इसके बाद में जो कल जो चलेंगे वो पिरामिड वाला ही रहेगा, तो उसमें फिर हो जाएगा, वो एक्सप्लेन हो जाएगा ना। और कल 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 क्लास नहीं है ना। भी नहीं आएगी, हाँ, सुबह शाम दोनों की नहीं रहेगी। मैसेज छोड़ दूंगा वैसे कि कब की नहीं रहेंगी, है सर ना। क्यों? अरे थोड़ा सा काम है इसीलिए। ठीक है। इसीलिए अभी अभी कंफर्म भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं लैपटॉप वगैरह ले गया तो फिर रहेंगी क्लास, तो मैं इवनिंग में ही बता दूंगा, इवनिंग वाली क्लास में कंफर्म कि क्या है ना। जी सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है, इतने तक तैयार करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम, गुड डे सभी को, बाय, है ना। ये किसी को कुछ डाउट है तो बोल दो, आज कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इतने में से अगर डाउट हो तो ठीक है, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। हाँ, 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो इतने पे। है कुछ डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है ना, वो तो शाम में पता चलेगा फिर।
चलो तो तो ठीक है फिर। निक्षालन होता है ना? हाँ क्या निश्चालन? हाँ निश्चालन होता है उसका मतलब। निक्षालन हाँ वो लीचिंग, ये क्या होता है? वो जो जैसे बताया। खंडन था। हाँ वो जो मटेरियल जो बन जा रहा था, है ना, मतलब वो जो पत्ती वगैरह थी वो टूट रही थी ना, वो हाँ, उसका टूटना ही कहलाता है। वो खंडीकरण है। निश्चालन मतलब ओके वो सर। नीचे जा रहा था, जब भूमि में मिक्स हो जा रहा था, मिट्टी में मिक्स हो जा रही थी वो पत्ती। हाँ हाँ बोलो, उसके हिंदी के हिसाब से मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। सर उसका थोड़ा पढ़ के बता दूं? हाँ बता दो हिंदी। देखो पहला वाला जो फ्रेगमेंटेशन था उसका मतलब तो ये हो रहा था कि पत्ती वगैरह है वो टूट के छोटे भागों में टूट जा रही थी, ठीक है, और वो बड़े कीट द्वारा टूट रही थी, है ना। उसके हाँ। बाद जो लीचिंग था उसमें क्या हो रहा था, वो जो छोटे इसमें टूटी थी वो वाली जो, जब वो जो छोटे टुकड़े, बहुत छोटे टुकड़े बचे थे, वो क्या हो रहे थे, मिट्टी के अंदर में चले जा रहे थे और नीचे दबने लग रहे थे, तो वो शायद निश्चालन कहला रहा है। सर लीचिंग को ही कहते हैं क्या निक्षालन? सर लीचिंग को ही हिंदी कहते हैं निक्षालन। उसी को बोलते हैं। कहाँ गया, नहीं दिख रहा है बेटा, मेरी बुक में तो नहीं है, खैर वो उसमें दिया है नवोद शिवलाल में। सर मैं एक बार पढ़ दे रही निक्षालन। सर मैं एक बार पढ़ दूं? हाँ ठीक है पढ़ दो। निक्षारण प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ तो वही, वो जो पट्टी के जो छोटे टुकड़े हुए थे ना, वो भूमि के अंदर, मिट्टी निक्षारण के अंदर प्रक्रिया चले जा के रहे अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में। हाँ फिट हो जाते हैं। ओके सर। नीचे की ओर चले जाते हैं, वो वही है, भूमि में मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में, और फिर वहां से उसका अपघटन चालू हो जाता है। सर ये है निक्षालन। क्या निश्चालन? नहीं नहीं दिख रहा, ग्रुप में फोटो सेंड कर देना। निश्चालन नैना सीखा। ठीक है, इतना ही था आज तो, फिर ठीक है अब, है ना। ओके सर। हम्म। ठीक है सर।